हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 5वें लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, जो कि गणराज्य क्या है, राज्य क्या है और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इससे आगे हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला हमारा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, हेडिंग मारिएगा, पंथ निरपेक्षता। वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहाँ की सरकार का अपना कोई धर्म ना हो। वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहाँ की सरकार का अपना कोई धर्म ना हो अथवा धार्मिक मामलों में सरकार तटस्थ रहता हो। धार्मिक मामलों में सरकार तटस्थ रहता हो अथवा जिस राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हों, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत 3 जनवरी 1977 से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना। कब से बना? 3 जनवरी 1977 से भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब भारत की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद कहने का मतलब, समाजवाद एक तरह से विचारधारा है जिसका अर्थ समानता स्थापित करना है, सभी लोगों को समान रूप से देखना है। वही लिखा हुआ है, समाजवाद एक विचारधारा है, इसका अर्थ समानता स्थापित करना होता है। नोट दे करके लिखिएगा, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद? कई बार पूछा जाता है भारत में किस प्रकार की समाजवाद है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला है हमारा संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। वैसे देश या वैसे राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में किसी दूसरे देश का बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, संप्रभुता राज्य बताया था, उस टाइम संप्रभुता शब्द के बारे में डिस्कस किया था। वही है, वैसे देश या वैसे राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में किसी दूसरे देश का बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। वैसे अगर भारत कोई कानून लागू करना चाह रहा है और वो बिना किसी दूसरे देश के दबाव में स्वतंत्रता पूर्वक कानून निर्माण करने में सफल होता है, तो उस देश को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 के बाद एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। क्यों, कब बना? 15 अगस्त 1947। क्यों इसी दिन को बना? क्योंकि इसके पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ था और भारत में ब्रिटिश शासकों का रूल कर रहा था। ब्रिटिश शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे, इसीलिए भारत अपना अधिकार, अपना निर्णय नीति निर्माण में किसी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होने के कारण 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाया। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत 15 अगस्त 1947 के बाद एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। अच्छा, प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विचार निम्न हैं। आगे लिखिएगा, प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विचार निम्न हैं। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। याद रखना है, एन.ए. पालकीवाला
ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। पूछा जाएगा संविधान में किसको परिचय पत्र कहा गया है? भारतीय संविधान में किसके द्वारा परिचय पत्र कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है N.A. पालकीवाला के द्वारा। अगला है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से की है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से भारतीय प्रस्तावना की तुलना करने वाले कौन हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, ब्रिटेन के राजनीतिक विश्लेषण आर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दी है। की नोट ब्रिटेन के राजनीतिक विश्लेषण आर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दी है। अगला है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अगला है के.एम. मुंशी ने कहा कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो इसमें से जितना भी पॉइंट मैंने आपको लिखाया है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दोनों पॉइंट है। बाकी को आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। जैसे पांचवा और छठा पॉइंट पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह किसने कहा? के.एम. मुंशी ने यह कहा कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।